दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम सवाल जवाब की सीरीज में बायोलॉजी की चौथी सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे प्रश्नों पर आपसे चर्चा किया जाएगा। देखिए सवाल जवाब की सीरीज में हर सब्जेक्ट का लाने वाला हूं, बट अभी हम लोग जो है साइंस के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो एक बार साइंस को कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम लोग जो है आगे की तरफ मूव करेंगे और हर सब्जेक्ट पर मैं इस तरह के सवाल जवाब की सीरीज आपको देता रहूंगा। एक्चुअली में सवाल जवाब की सीरीज का फायदा क्या है? फायदा यह दोस्तों कि जनरली क्या होता है कि आप जब किसी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हो तो आपके सामने ऑप्शन भी मौजूद होते हैं। ऐसे में आप ऑप्शन देख के उत्तर टिक कर ले जाते हो। अगर आप बुक भी लेके बैठते हो तो वहां पर क्या होता है कि क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी दिया होता है, तो आपको गेस करके, अगर आपको नहीं आता तो आप गेस कर लेते हो, चलो ये नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं। ऐसे में आप गेस करके करते हो तो आपकी आदत बन जाती है हमेशा ऑप्शन की। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा इशू होता है कि जब उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता तो कहते भाई पहले ऑप्शन बताओ, तो पहले ऑप्शन बताओ तब मैं बताऊंगा। इसका मतलब वो उस टॉपिक पर या जो क्वेश्चन उनसे पूछा जा रहा है उस पर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उसको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती और वो उसके बारे में डिटेल से बात कर सकता है। जिसको ऑप्शन की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप तुक्का लगा रहे हो, ठीक है, और आपको उस प्रश्न के बारे में कतई मालूम नहीं है। इसलिए मैं आपकी जो प्रैक्टिस करना चाहता हूं वो करना चाहता हूं इस तरीके से कि आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। विदाउट ऑप्शन आपको डायरेक्टली बताना है। आप जब प्रैक्टिस करोगे इस चीज पर ना, तब आपको समझ में आएगा। ये चौथी सीरीज है। अगर आप लगातार हमारी इस बायोलॉजी की सीरीज से जुड़े हैं तो आपको लग रहा होगा कि वाकई सर मजा आ रहा है पढ़ के, ठीक है। साइंस में जो भी 4-6 सीरीज कराई गई उसको जाकर आप अटेंड करिए, देखिए आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपसे पूछ दिया, भाई आपसे मैं नहीं पूछता, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी रोग है जो सामान्यतः पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? किसको होता है? सेरेब्रल पाल्सी किसको होता है? या मस्तिष्क संबंधी कोई दूसरा रोग हो गया, अल्जाइमर वगैरह आ गया, तो उसके बारे में आप क्या जानते हो? या एनीमिया पूछ दिया, जो खून से संबंधित रोग है, ठीक है, खून की कमी होती है इसमें शरीर में, उसके बारे में पूछ दिया। हेपेटाइटिस बी के बारे में पूछ दिया। तो ऐसे में आपसे पूछ सकता ना, हेपेटाइटिस जो है उसकी वजह से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए कौन सा होता है? यकृत, हमारा लीवर जो होता है उसके फंक्शन जो होते हैं गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। उसी तरह से पूछ दिया हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बताइए हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन खेती, यानी बिना मिट्टी के भी खेती की जा रही है, जिसको हाइड्रोपोनिक्स का नाम दिया गया है। आप सोचो कि कैसे बिना मिट्टी के कैसे पौधे उग जाते हैं। आप YouTube पे जाके वीडियो देखिए, समझ में आएगा। ये आजकल बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है। कर अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बताइए ये सब चीजें। आप सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग के से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। वो कौन सा अदृश्य जो भाग होता है उसमें कौन सा रंग होता है और कौन सी चीज का संश्लेषण होता है, ये सब आपको आना चाहिए। तो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है आपके, और इस पर मैं आज आपके सामने चर्चा करने वाला हूं। तो मुझे लगता है आप तैयार भी होंगे। और जल्दी से दोस्तों, अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है स्टडी 91 का, तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि औरों के ऐप से अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो कंपेयर करने में 6 महीने लग जाएगा। इतने ज्यादा मटेरियल यहां पर दिए गए, स्टडी मटेरियल इतने ज्यादा दिए गए हैं कि आपको मजा ही आ जाने वाला है। एक बार आप आइए और चीजें सिस्टमेटिक वे से देखिए, वैसे देखिए आपको खुद मजा आएगा। चाहे वो वीडियो क्लास हो, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज स्टडी हो, चाहे वो एग्जाम वाइज स्टडी हो, चाहे वो मॉक टेस्ट पेपर हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, ऑल टोटल सब कुछ यहां पे दिया गया है और बेहतरीन तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में पहला प्रश्न हमारे पास, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। याद रखें सेरेब्रल पाल्सी जो रोग है ये मस्तिष्क संबंधी रोग है और ये खास करके छोटे बच्चों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो ये खास करके छोटे बच्चों में पाया जाता है सेरेब्रल पाल्सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे तो आपसे पूछ दिया छोटे बच्चों में, जनरली एग्जाम पूछता है कि सेरेब्रल पाल्सी संबंधित है, तो याद रखिए मस्तिष्क संबंधी रोग से संबंधित है सेरेब्रल पाल्सी। वैसे सेरेब्रल देख करके आप ब्रेन समझ सकते हो, तो इसको याद रखेगा। एक और है बड़ा इंपॉर्टेंट है अल्जाइमर, सुना होगा ना, तो उसको भी याद रखेगा। उसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है उसकी याददाश्त जाने लगती, भूलने लगता है व्यक्ति, अपने को ही भूल जाता है, मैं कौन हूं, ये मेरे कौन है, रिलेशन भूल जाता है, तमाम चीजें हैं, उसको आप जो है ध्यान दीजिएगा। तो ये जो रोग है दोस्तों ये छोटे बच्चों से संबंधित रोग है। इसी तरह एक और पूछता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, पूछता है ना परीक्षा में, प्रोटीन की कमी से। तो याद रखेगा 2 तरह के रोग हैं, एक क्वाशियोकर रोग है, एक मैरास्मस है।
क्वासियोकर, मैरस्मस, दोनों नाम याद रखे। यहां पे सवाल जवाब में यही ध्यान मुझे दिलाना आपको कि केवल एक नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दिया तो यही बताओ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जानिए, क्वासियोकर जानिए, मैरस्मस जानिए, सेरेब्रल पाल्सी जानिए, अल्जाइमर जानिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। चारों मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं, इसको जानिए आप, ठीक है। चलिए आगे दे रहा है दोस्तों, चारों में मतलब खास करके सेरेब्रल पाल्सी और अल्जाइमर, इसको याद रखें। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो ये कीट जो होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा जुगनू का, नाम सुना है कि नहीं? जुगनू अब तो दिखते ही नहीं है, नहीं पहले जुगनू दिखा करता था पेड़ों पर, और उनके पीछे वाले हिस्से में एक लाइट तरह की जलती थी, ठीक है, आपको याद होगा। तो वो जो होता है वो होता क्या है, उस परिघटना को क्या कहा जाता है? क्या आपको पता है इसके बारे में? क्या आपको पता है? ल्यूमिनेसेंस, क्या बोलते हैं इसको? ल्यूमिनेसेंस। वैसे इसका पूरा जो नाम है वो है बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, बट ल्यूमिनेसेंस आप याद रखेगा, बायोल्यूमिनेसेंस या ल्यूमिनेसेंस, इसको याद रखेगा। और इस परिघटना को नाम दिया जाता है, ये जो जुगनू चमकते हैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, इसको याद रखेगा। ये बहुत सारे जीव जंतुओं में होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बिल्ली या फिर गाय भैंस जो रोड के किनारे बधी होती है, उनकी आंखों पर लाइट पड़ने पर भी वो भी हरी कलर का चमक उत्पन्न होता है, वो भी इसी से होता है, उसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। स्त्रियों में रजोनिवृत्त के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो इनमें होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है। और रजोनिवृत्त आपको समझ में आ रहा होगा, जब उनकी माहवारी आती है, ठीक है, जब महीना चलता है, इनका जो साइकिल होता है वो लगभग 28 दिन का साइकिल होता है, ठीक है। तो याद रखेगा उस समय जब ये समाप्त होता है, ठीक है, तो उसके बाद किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? एस्ट्रोजन का उत्पादन जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है जैव विविधता का अर्थ क्या है? ये तो इन्वायरमेंट का टॉपिक है, ठीक है, कोई बात नहीं, किसी का भी टॉपिक हो। तो जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब होता है दोस्तों जहां पर पादप और पादप के साथ साथ जंतुओं को भी शामिल किया जाता है। ऐसे क्षेत्र जहां पर पादप और जंतुओं की अनेक वैरायटी मिले, विभिन्न प्रजातियां मिले, उसे जैव विविधता का क्षेत्र माना जाता है। जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहां पर है? तो आपको पता होगा दोस्तों, आपने पश्चिमी घाट का नाम सुना होगा, सह्याद्री पर्वत का नाम सुना होगा, पूर्वोत्तर हिमालय का नाम सुना होगा, अंडमान निकोबार का नाम सुना होगा, ठीक है। ये वो स्थान है जहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। जैव विविधता में जो आपके लिए सबसे खास बात है ध्यान देने की, वो ये है कि इसमें जंतुओं के साथ साथ पादप को भी शामिल किया जाता है, और उनकी अनेक वैरायटी को, विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु जहां होते हैं उस स्थान को जैव विविधता का क्षेत्र कहा जाता है। वही चीजें आपके सामने दे रहा है, करा एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु, ठीक है, इसको याद रखेगा जैव विविधता। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये टॉप 50 में आपको कवर कराता हूं, टॉप 50, ठीक है। 50 प्रश्न है ताकि मजा आ जाए पढ़ के। नाम का 50 है, कितनी बातें तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, ठीक है। कर हड्डी तोड़ बुखार को सामान्यतः क्या कहा जाता है? मार्कर वोकर की जरूरत नहीं है यहां पे, ठीक है। इसीलिए मैं आपके सामने ऑप्शन भी नहीं दे रहा हूं, अपने मन से बताइए, आंख मूंद कर बताइए, इसका उत्तर क्या हो सकता है? हड्डी तोड़ बुखार। जब व्यक्ति को बहुत जोरों का बुखार आता है, उसके कहा जाता है भाई उसके एक होता है मस्तिष्क ज्वर। वो ज्वर क्या होता है? आपके दिमाग में पहुंच जाता है, ठीक है। मस्तिष्क ज्वर वो क्या करता है, जो मस्तिष्क के बाहर एक परत पाई जाती है जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो इस बुखार को, मस्तिष्क बुखार, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसी से रिलेटेड एक दूसरा बुखार है, उसको मस्तिष्क ज्वर कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो मेनिंजाइटिस वाली परत होती है सूज जाती है, उसी को मस्तिष्क ज्वर कहा जाता है। बड़ा खतरनाक होता है, दिमाग में पानी बन जाता है, लोग डेथ कर जाते हैं, ठीक है, वो भी बहुत खतरनाक होता है। ये हड्डी तोड़ बुखार है। इसमें क्या होता है, पूरे शरीर में अथाह पेन होता है, बहुत दर्द होता है, और व्यक्ति का जो प्लेटलेट होता है वो बड़े तेजी से डाउन होता है, और प्लेटलेट वैसे 1.5 लाख कम से कम रहना चाहिए, और 1.5 लाख से अगर नीचे प्लेटलेट आ गया तो आपके लिए समस्या वाली बात है। और अभी तो नहीं, 2 साल पहले की बात है, मेरे घर में इस तरह की घटना घट चुकी है। पिताजी का प्लेटलेट जो था वो लगभग 20,000 पर आ चुका था। सोच सकते हैं 20,000 में क्या शरीर पे ब्लैक स्पॉट बनने लगे थे, ठीक है, स्पॉट पड़ रहे थे। तो याद रखें, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, और भगवान की दया से कभी कुछ बुरा नहीं किया किसी का, इसलिए हमारे साथ भी कभी कुछ बुरा नहीं होता है। थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, और वो सब इंटरटेनमेंट है, ठीक है, जिंदगी का, वो सब नहीं आएंगे तो मजा कैसे आएगा, ठीक है। संघर्ष ही जीवन है, जब तक आपकी जिंदगी में संघर्ष ना रहे फिर जीवन जीने का मजा भी नहीं रहेगा, ठीक है। फिलहाल आप याद रखें, हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? डेंगू बुखार का नाम सुना होगा, डेंगू, ठीक है। तो याद रखेगा उसको हड्डी तोड़ बुखार का नाम दिया जाता है, ठीक है, तो याद रखेगा।
करा किसी व्यक्ति के, अच्छा किसी को अगर डेंगू हो जाए तो आप याद रखिएगा जो मेरे घर जो ट्रीटमेंट अपनाया गया था वो क्या था मैं बता दे रहा हूं। एक तो बकरी का दूध बड़ा फायदेमंद होता है, ठीक है, क्योंकि उससे शरीर में प्लेटलेट बड़ा तेजी से बढ़ता है, ठीक है, एक तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज हो गया, दूसरा चीज हो गया दोस्तों कि बकरी के दूध के अलावा एक हम लोग पत्ती लेके आते थे, मुझे याद नहीं आ रहा, पपीते का, पपीते की जो फुनगी होती है ना, मतलब जो नई नई पत्ती निकलती पपीते की, जो बड़ी बड़ी पत्ती नहीं, जो छोटी फुनगी होती है उसकी बात कर रहा हूं, उसको लाइए, उसको पीस करके पिया जाता था। इसके अलावा अगर मैं फलों की बात कर दूं तो आपने ड्रैगन फ्रूट का नाम सुना होगा, बड़ा बेकार टेस्ट होता है, ठीक है, कभी कभी हम लोग डांट सुनकर खाते थे लेकिन एकदम टेस्ट नहीं आता था, तो याद रखिएगा ड्रैगन फ्रूट है। मार्केट में एक और फल मिलता कीवी, कीवी याद रखिए, वो भी बड़ा फायदेमंद है। ये 3-4 आइटम का नाम याद रखिए, कभी किसी को होता है तो आप जो है उसे जनरली सजेस्ट कर सकते हैं, काफी अच्छा रहेगा। कह रहा किसी व्यक्ति के रोग निदान के पश्चात चिकित्सक रोगी को लौह और फोलिक एसिड की टिकिया लेने की सलाह देता है, कहता है कि फोलिक एसिड की जाके दवा खा लो, ठीक है, इसको दोनों को मिला के बोलते हैं इंग्लिश में आयरन फोलिक, उसका नाम ही है। एक दवा आती आयरन फोलिक, आयरन फोलिक वाली वैसे जो दवा आती एमवे कंपनी एक है, बड़ी अच्छी उसकी आती दवा, ठीक है, आयरन फोलिक, तो वो देने के लिए कहा जाता है। तो कहा रहा है कि व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है, भाई व्यक्ति को कौन सा रोग हुआ है कि डॉक्टर उसको आयरन फोलिक लेने की सलाह दे रहा है। देखिए मैं बताऊं क्या कहा जाता है कि शरीर में अगर खून की कमी होती है, ठीक है, तो याद रखिए उसको क्या बोलते हैं, रक्त अल्पता बोलते हैं, या एनीमिया रोग कहा जाता है। कौन सा रोग है, एनीमिया। एनीमिया रोग में होता है क्या है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, ठीक है। अब शरीर में अगर खून की कमी हो गई तो शरीर में खून बढ़ेगा कैसे, बढ़ता है खून आयरन और फोलिक एसिड से। किससे बढ़ता है, आयरन और फोलिक एसिड से बढ़ता है। कहोगे कैसे बढ़ता है, लेकिन जितना ज्यादा आयरन लेंगे, आयरन मिलेगा कहां से सर, आयरन मिलेगा हरे पत्तेदार सब्जियों को खाने से, जैसे कि पालक। अगर आप पालक का जूस एक हफ्ते पी लीजिए, शरीर में भरपूर मात्रा में आयरन भी आ जाएगा और भरपूर मात्रा में ब्लड भी आ जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा, तो इसको याद रखेंगे। या फिर अनार का जूस, मौसंबी का जूस, ये सब दिया जाता है ना रोगियों को। क्यों दिया जाता है, क्योंकि खास करके जिन रोगी का, जिन पेशेंट का ऑपरेशन होता है उसके बाद उनको इस तरह के जूस दिए जाते हैं। क्यों, शरीर में खून की जो कमी है जल्दी से वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए, ठीक है, वो कमी ना रहने पाए। तो याद रखेंगे आप इसको, आयरन फोलिक एसिड। अच्छा एक और कंडीशन बता दूं, जब हर किसी को आयरन फोलिक लेने की जरूरत पड़ी जाती है, खास करके जब गर्भावस्था होता है महिलाओं का, उस समय आयरन फोलिक डॉक्टर लिख देता है। क्यों, क्योंकि अब क्या होता है, महिलाओं को एक शरीर में जितना खून होना चाहिए तो होना ही चाहिए। एक बच्चा जो उनके कोख में जन्म ले रहा है, पल रहा है, उसको भी ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो इन्हीं के ब्लड से उसको भी ब्लड मिलेगा, समझ रहे हैं, तो वो जो ब्लड होगा, तो इसीलिए इनको ज्यादा मात्रा में आयरन फोलिक लेना पड़ता है, ठीक है, ताकि उनको खून की आवश्यकता भी तो उन्हें ज्यादा है, क्योंकि अब पेट में पल रहे बच्चे के लिए खून जरूरी है, ठीक है, तो वो चीजें उनको दी जाती है इसलिए, ठीक है। तो याद रखेंगे कभी कोई भी गर्भावस्था में होता तो आप देखेंगे आयरन फोलिक की एक दवा उनको दी जाती। नहीं पता था ना, पता चल गया, अरे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, और खासकर मेरे साथ रहेंगे तब तो और भी मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां कह रहा है कि अरक्तता बोलते हैं, रक्ति अल्पता बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, सब एक ही नाम है, अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग अभिनिर्धारित जातियों के संख्या के आधार पर सर्वाधिक बहुल है, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा है अभिनिर्धारित जाति है जहां पर सबसे ज्यादा वैरायटी है। जैसे होता है ना, मनुष्यों की कितनी जातियां हैं, कितने तरह के मनुष्य हैं, आप 200-400-500 वैरायटी के मनुष्य पा जाएंगे, इससे ज्यादा वैरायटी के मनुष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है। प्रजाति की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा प्रजातियां होते हैं बैक्टीरिया के। किसके होते हैं, बैक्टीरिया, यानी जिसे हम बोलते हैं जीवाणु, जीवाणुओं के सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। तो उसको याद रखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अभिनिर्धारित जातियों की संख्या के आधार पर सर्वाधिक बहुल है, याद रखेगा जीवाणुओं की संख्या सर्वाधिक बहुल है, ठीक है। आगे देखिए, पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी किसको बोलते हैं, पेडो में होता है मृदा का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है, मिट्टी का मृदा का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा दोस्तों, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। अम्ल वर्षा का नाम सुना है कि नहीं, हाँ, अच्छा देखिए कई चीजें यहां पर। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, पता है, बारिश का जो पहला बरसात होता है, जब बरसात होती है, आपका वर्षा ऋतु आता है, तो जो पहली वर्षा होती है, आपके घर वाले कहते हैं भाई पहली वर्षा में घर के बाहर मत जाओ। क्यों, क्योंकि अगर आप जाते हो और आप भीग जाते हो तो हो सकता है आपके शरीर में रिएक्शन पड़ जाए, हो जाए कुछ, हो सकता है आपके शरीर में फफोले पड़ जाए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि वायुमंडल में बहुत सारी जहरीली गैसें हैं जो हमें दिखती नहीं है, नंगी आंखों से नहीं दिखती, लेकिन वायुमंडल में है। जब बरसात होता है तो वर्षा के जल के साथ मिलकर वो
जहरीली गैसें कहां आ जाती है, जमीन पर आ जाती हैं, तो ये नुकसानदायक होता है। इसलिए पहली बारिश में भीगने के लिए मना किया जाता है। दूसरी, तीसरी, चौथी बारिश है तो आप जाकर के भीग सकते हैं, थोड़ा इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन पहली बारिश में जनरली हमें नहीं भीगना चाहिए। उसका एक साइंटिफिक रीजन है, जो रीजन मैंने आपको बता दिया। बात आती है अम्ल वर्षा क्या होता है। दोस्तों अम्ल वर्षा में क्या होता है, अम्लीय वर्षा, यानी वर्षा का जो जल है उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? अगर आसपास में फैक्ट्री है, मान लीजिए आपके घर के आसपास में कम से कम 200 फैक्ट्रियां हैं, अब 200 फैक्ट्रियों से उठने वाला धुआं इसी वायुमंडल में जाएगा। अब यहां जो बारिश होगा तो उससे जो हानिकारक पदार्थ होंगे फिर वो जमीन पे आएंगे, तो यही अम्लीय वर्षा है। हालांकि अम्लीय वर्षा का सबसे ज्यादा सामना किसको करना पड़ता है, जो खास करके उत्तरी ध्रुव साइड सटे हुए देश हैं उनको सामना ज्यादा करना पड़ता है। लाइक आपका नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, इनको जो अम्लीय वर्षा का सामना ज्यादा करना पड़ता है। भारत में भी होता है, मथुरा वगैरह में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, मथुरा में ताजमहल भी, सॉरी मथुरा और आगरा के पास में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। आगरा में आपका ताजमहल भी है। ताजमहल पर अम्लीय वर्षा के कारण उसका जो पत्थर का रंग है वो पीला पड़ रहा है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, याद रखें सल्फर के यौगिक होते हैं बहुत सारे, जैसे जैसे में आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, जिसकी जो अम्ल वर्षा में ज्यादातर होते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट होते हैं, जिसको आप याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। तो जलवाष्प जो होता है वो सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में नहीं होता, बाकी मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। ठीक है, चलिए एनोमीटर में से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है। एनोमीटर नहीं होता, एक्चुअली में इसका नाम है एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमो, तो इसका मतलब होता है दोस्तों ये हवा की गति को मापता है। किसको मापता है, एक बार देख लेते हैं, पवन के वेग को, वही बात है, हवा के गति को मापता है एनीमोमीटर। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान देखेंगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिलहाल तो फिजिक्स में आता है, साइंस का ही क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। करा ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, किसका होता है, CH4 का, मीथेन का होता है। मीथेन का उत्सर्जन कहां कहां से होता है, दीमक की बॉम्बी से, पशुओं के जुगाली करने से, जो पगुरी करते हैं ना उससे, और कोयले के खान से, इसके अलावा किससे, धान के खेत से। यहां ये वो 4 जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव वाली जो गैस है मीथेन, उसका उत्सर्जन होता है। बाकी देखेंगे तो मीथेन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। CFC वगैरह भी है, जिसको आप बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो भी तो है, तो इसको भी याद रखेगा। ठीक है, सब ग्रीन हाउस गैसें हैं जो पृथ्वी के वैश्विक तापमान को बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। वायु प्रदूषण का जैव सूचक माना जाता है लाइकेन को। किसको माना जाता है, लाइकेन को। कई बार पढ़ा चुका हूं, मुझे लगता है दोबारा आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरियाओं के द्वारा। जो अदृश्य भाग है उससे प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो करता है। ठीक है, और सफेद प्रकाश होता है कुल मिला जुलाकर, इसको भी याद रखेगा। सर्वाधिक अस्थाई पारितंत्र निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा अस्थाई पारितंत्र समुद्र। कौन सा है, सबसे ज्यादा अस्थाई पारितंत्र है समुद्र। ठीक है, तो याद रखें, काफी आसान क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए समुद्र के जगह पे महासागर दे रहा है। अरे यार कोई, देखो मैंने कहा ना कि आपके सामने ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं रखने की जरूरत है। आप समझो समुद्र ही महासागर, कुछ अलग से थोड़े आ जाएगा। ठीक है, छोटे पारितंत्र के रूप में तालाब को भी जाना जाता है। ठीक है, छोटा पारितंत्र है, क्योंकि जो खासियत समुद्र की होती है वही खासियत एक तालाब या झील की भी हो सकती है। तो एक छोटे पारितंत्र, बड़े पारितंत्र में आप देखिएगा परीक्षा में क्या देता है आपसे। ठीक है, पूछता है खाद्य प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। अच्छा, ये जो प्रशीतन होता है दोस्तों, खाद्य परीक्षण में मदद कैसे करता है, ये जो अभिक्रिया की दर है, जो बैक्टीरिया के अभिक्रिया की दर होता है उसको स्लो कर देता है। अरे मैं आपको समझाता हूं, एक कोई सब्जी आपके घर में बनी और अगर वो सब्जी रात में बाहर कर दिया जाता है तो लगभग दोपहर तक में वो सब्जी खराब हो जाती है। फिर माताजी कहती हैं कि भाई ये सब्जी खराब हो चुका है, इसको मत खाओ, खाओगे तो क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। और अगर उसी सब्जी को हम फ्रिज में रख देते हैं तो अगले दिन में भी हम उस सब्जी का इस्तेमाल कर पाते हैं। भाई ऐसा क्या हो गया, बाहर और अंदर में ऐसा क्या हो गया, कोई बड़ी बात होगी क्या? हाँ हो गया। हुआ है दोस्तों कि जो बैक्टीरिया जो थे उसकी अभिक्रिया की दर कम हो गई, और दर कम होने की वजह से थोड़ा ज्यादा समय तक सस्टेन किया वो सब्जी अगर फ्रीज में रखा। तो प्रशीतन माने क्या होता है, फ्रीजिंग। प्रशीतन माने फ्रीजिंग। आप मुद्दे को समझो, ठीक है। बाकी जो पढ़ते हो कि इसके लिए बेंजोइक एसिड वगैरह का इस्तेमाल होता है, वो तो है ही है, वो तो बाहर की बात हो, तो पैक्ड आइटम के लिए होता है। मैं यहां बाहरी नॉर्मल चीजों की बात कर रहा हूं, तो इसको याद रखेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, याद रखें जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम कर देता है, तो इसकी वजह से जो है वो ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
आगे जरा इनमें से कौन सा यौगिक स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में जाना जाता है? स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में किससे कहा जाता है? जाना जाता है ग्लाइकोजन को। आपको पता है जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में जो है स्टोर होता है हर एक जंतुओं में, हर एक जीव जंतुओं में वो ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। तो इसको भी याद रखेंगे, जब कभी शरीर में कमी पड़ता है तो यही ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज के रूप में बदल करके शरीर को ऊर्जा देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? बताइए, पढ़ाया गया आपको। फंक ने किसका आविष्कार किया? विटामिन का खोज किया। किसने किया है? फंक ने विटामिन का खोज किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। विटामिन में कई तरह के विटामिन होते हैं, जिसमें से विटामिन बी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि बी में B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B12, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इस वजह से करा है। जेम्स डी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इनको एक साथ बोला जाता है वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने क्या खोज किया था? मैंने बताया था डीएनए की द्विगुणित संरचना जो था उसके बारे में बताया था। तो डीएनए से इनका संबंध है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसको कहा जाता है, उनकी संरचना से संबंधित है वाटसन एंड क्रिक का संबंध। ठीक है, चलिए। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम किसका? हमारे लीवर का है, जो क्या करता है? फैट को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने भी फैटी लोग हैं ना, ठीक है, उनमें खासकर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी ज्यादा होती है, लाइक मी। ठीक है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायन फल को पकाने में उपयोग में लाया जाता है? देखिए यहां पर जरा आप ध्यान देंगे, अगर पूछता कौन सा किसका उपयोग किया जाता है तो दो तीन चीजों का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको पढ़ा था एसिटिलीन गैस का, पढ़ाया था ना। मैंने आपको पढ़ा था कार्बाइड का, पढ़ाया था ना। तो याद रखिए, अब देखना आपको यह है परीक्षा में कि आपके सामने परीक्षा में क्या पूछा है, क्या ऑप्शन दिया है। भाई ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है। वही कोई ऑप्शन होगा, कार्बाइड का ऑप्शन दिया है। कार्बाइड का पूरा नाम है कैल्शियम कार्बाइड। कार्बाइड याद रखिए, कैल्शियम कार्बाइड एग्जाम में नहीं देता, ज्यादातर कार्बाइड ही देता है। ठीक है, तो याद रखेगा। ठीक है, ये रासायनिक तरीके से फलों को पकाने की विधि है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। एजोला पौधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका संचारी होता है। एजोला जो होता है दोस्तों, ये खास करके खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपने कल या परसों का पेपर पढ़िए, दैनिक जागरण में आया था कि एजोला का उत्पादन कर जो है लोगों का गोल्डन चांस आ रहा है, लोग बड़े पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो एजोला एक तरह का क्या होता है? नील हरी शैवाल होता है। ठीक है, और एक तरह से खाद का काम करता है, बहुत बढ़िया खाद का काम करता है, जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आजकल देख रहे हैं कि लोग रासायनिक उर्वरक को छोड़ करके लोग जैव उर्वरक की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे में एजोला क्या है? एक बहुत बढ़िया साधन है। जो लोग किसानी से जुड़े हुए हैं, अगर वो इसके उत्पादन से जुड़ जाएं तो एक बेहतर भविष्य उनका है। ठीक है, कारण नील हरी शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु करता है। कौन करता है? तो याद रखिए, जो धान होते हैं, धान के खेत जो होते हैं, वहां पर नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए नील हरी शैवालों का इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल क्या? वहां पर आ जाते हैं। ठीक है, अपने से। अरे आपने देखा, जब पानी भर दोगे किसी खेत में तो नील हरी शैवाल तो अपने आप आ जाएगा ना, उनको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन आपूर्ति करते हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो प्याज से। पढ़ाया था ना, गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से भी है और मांस से भी है। दोनों को याद रखेगा, प्याज और मांस दोनों। ठीक है, चलिए। और लाल क्रांति का संबंध टमाटर से, लाइकोपीन की वजह से टमाटर लाल होता है। ठीक है, याद रखेगा। ये सब पढ़ाया जा चुका है, बार बार नहीं बताया जाएगा। डॉक्टर द्वारा मरीजों के उदर के अंदर, उदर मतलब अंदर, ठीक है, पेट के अंदर, उदर माने होता है पेट, कहा पेट के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोपी द्वारा किया जाता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो एंडोस्कोपी होता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। फिजिक्स में पढ़ाया गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, टोटल रिफ्लेक्शन पढ़े हैं ना, तो याद रखेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। उसी सिद्धांत पर हीरा भी चमकता है। हीरा किस सिद्धांत के कार्य चमकता है? याद रखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उसमें प्रकाश का इस वजह से चमचमाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा पुष्प का नाम है रेफ्लेसिया। क्या नाम है? रेफ्लेसिया। विदाउट ऑप्शन, ऑप्शन नहीं देखना आपको, ऑप्शन की चिंता मत करिए, आदत बनाइए। सवाल जवाब सीरीज से जुड़िए। ये पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरह की सीरीज नहीं मिलेगी। जहां भी मिलेगी क्वेश्चन आंसर या तो लिखा मिलता है आपको सामने, या तो आपको ऑप्शन सहित लोग पढ़ाते हैं। क्यों यार? पढ़ाने की फिर इतनी चीजें जानने का भी तो होना चाहिए। आदमी को सब कुछ पता रहेगा तभी तो हो पाएगा। ठीक है, यहां देखिए प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन लिखा है, मैंने कहा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बात एक ही है, घबराइएगा मत। ठीक है, तो ये रेफ्लेसिया जो फूल है वो सबसे बड़ा फूल है। ठीक है, आगे कह रहा है बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल का प्रभाव पाया जाता है। देखिए शरीर में अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए
शरीर में अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो व्यक्ति को गठिया रोग होता है। आपने जोड़ों का दर्द सुना ना, ये दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है, ये सब जोड़ है, ये सब दर्द कर रहा है, ये भी जोड़ है, ये भी दर्द करेगा, ये जोड़ है, ये भी दर्द करेगा, ये जोड़ है, ये भी दर्द करेगा, पैर का घुटना दर्द करेगा, ठीक है। जहां जहां भी शरीर में जोड़ है वो सब जोड़ दर्द करेगा, उसी को कहा जाता है गठिया रोग। कौन सा रोग हो गया? गठिया रोग हो गया, ठीक है। उसमें क्या होता है, जोड़ों के बीच में यूरिक एसिड का जमा हो जाता है, तो याद रखेगा, ठीक है। तो वही दे रहा है गठिया, गठिया को गाउट भी कहते हैं, उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। करा है हाइड्रोपोनिक्स क्या है, पहले बताया। हाइड्रोपोनिक्स मतलब एक ऐसी विधि जहां बिना मिट्टी के पौधों को उगाया जा रहा है, बिना मिट्टी के पौधों को उगाया जा रहा है। बड़ी बात है अपने आप में। आप एक बार YouTube पे जाके वीडियो देखिए, उसके इमेजेस देखिए गूगल पे, आपको समझ में आएगा। विदाउट मिट्टी पौधों का क्या किया जा रहा है, उगाया जा रहा है। उस विधि को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। और मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है, उसको भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा सुनहरे चावल में प्रचुरता पाई जाती है। गोल्डन राइस, विटामिन ए की मात्रा उसमें ज्यादा होती है, ठीक है। तो याद रखिए, चावल को धुलने से उसमें से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। विटामिन बी जो होता है वो समाप्त हो जाता है अगर चावल को जरूरत से ज्यादा धुल लिया जाए तो, ठीक है। तो उसको याद रखेगा। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम क्या है, जो हम लोग मशरूम का इस्तेमाल करते हैं, ये मशरूम क्या होता है, ये मशरूम कवक होता है। क्या होता है, मशरूम जो है ये कवक होता है, तो उसको भी याद रखेगा, ठीक है। करा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से खनिज की आवश्यकता है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम, पोटेशियम माने पोटना, याद रखे, ठीक है। पोटना, मनाना, तो याद रखे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना, मनाना कौन कार्य करता है, पोटेशियम काम करता है। तो पोटेशियम याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कारण लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है, वैसे तो मैंने लाइसिन बताया था, अब यहां पे ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है, ठीक है। हो सकता है कुछ और, यहां सल्फर की यौगिक दिया, यह भी एक कारण है, सल्फर के यौगिक के कारण, या फिर लाइसिन आप बोल सकते हैं, ठीक है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करण निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाया जा सकता है। भाई जब कोई मान लो आत्महत्या करता है, किसी को जानबूझकर मार दिया जाता है डुबो करके पानी में, तो ऐसे में शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी तो मर जाएंगे। तो होता है क्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन बैक्टीरिया की जांच की जाती है कि क्या व्यक्ति डूब के मरा है कि नहीं। अगर उस बैक्टीरिया के माध्यम से, तो उनका जो ग्रुप होता है उस ग्रुप का नाम है डाइटम। क्या नाम है, डाइटम। तो याद रखिए, उससे पता चलता है कि किसकी मृत्यु जो डूबने से हुई है। डाइटम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिए इस सूजन आने को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। कभी मस्तिष्क या फिर आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, इन दोनों में एक पतली पन्नी पाई जाती है, इसको बोलते हैं मेनिंजिस, ठीक है। और उससे संबंधित रोग को मेनिंजाइटिस कहा जाता है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। इटाई जो रोग है काफी बार परीक्षा में आया, बहुत बार आया है, ठीक है। इटाई रोग याद रखें कैडमियम की अधिकता से, कैडमियम की अधिकता से याद रखें इटाई रोग होता है, ठीक है। तो याद रखेगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं। ये अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं दोस्तों रेटिना पर। किस पे पाए जाते हैं, रेटिना पर, ठीक है। तो याद रखेगा रेटिना आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओहो, दृष्टि पटल लिखा है शुद्ध हिंदी में। अरे रेटिना को ही दृष्टि पटल कहा जाता है, घबराया मत करिए, रेटिना को ही दृष्टि पटल कहा जाता है। अच्छा, लोग जो नेत्र दान करते हैं, नेत्र दान में क्या करते हैं, पूरी आंख दान कर देते हैं, नहीं, नेत्र में कार्निया दान किया जाता है। कार्निया हमारी आंख में होता है, उस कार्निया को दान किया जाता है, उसको याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। करा कि ईईजी जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह कौन सी है, तो ईईजी का नाम सुना होगा दोस्तों, जैसे ईसीजी का नाम सुना होगा, वो कार्डियोग्राफ होता अलग होता है। ये ईईजी है, ये मस्तिष्क से संबंधित है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम बोलते हैं, ये मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है। करा प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता होती है, किसमें भाई दोनों पाए जाते हैं, प्रोटीन और वसा। तो याद रखें मूंगफली में, मूंगफली की खेती में कौन से राज्य का पहला स्थान है, बताइए, ज्योग्राफी आ गया। हाँ, कौन सा राज्य का पहला स्थान है, गुजरात का। किसका स्थान है, गुजरात का पहला स्थान है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। करा कि आर्कियोप्टेरिक्स किस वर्ग के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है। आर्कियोप्टेरिक्स में आपको बता दूं, ये पक्षी और सरीसृप ये दोनों वर्ग में आते थे, और ये पहले उड़ने वाले जो जीव कहे जाते हैं, ठीक है। अब तो कई जगह एक आध बार इनका जीवाश्म भी मिला है कहीं कहीं से, तो याद रखेगा आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। ये सबसे पहली बार इस धरती पर उड़ने वाले जो जीव थे वो इसी श्रेणी के थे, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। ये सरीसृप और पक्षी ये दोनों के बीच वर्ग में होते थे, क्योंकि उस समय जो
उड़ने वाले थे ना, उनकी पूंछ भी हुआ करती थी। आज के जमाने में आपने कभी नहीं देखा होगा कोई ऐसा पक्षी जिनकी कोई पूंछ होती है, लंबी सी पूंछ होती है, कोई ऐसा देखा है? नहीं देखा है, लेकिन उस जमाने में था। आपने अवतार मूवी देखा होगा, अवतार मूवी, वहां पर इस तरह के जीवों की परिकल्पना की गई है, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की श्रेणी है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो सबसे पुराना जो जीव है वो कौन सा है? वो है शैवाल। कौन सा है? शैवाल। इसको याद रखेगा, नीलहरी शैवाल को कहा जाता है सबसे पुराना जीव। इन्हीं से ऑक्सीजन भी आया वायुमंडल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा पेट्रोपादप क्या है? जेट्रोफा वगैरह का नाम सुना होगा, रतनजोत का नाम सुना होगा, उसी को पेट्रोपादप कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए उसको याद रखेगा। करा डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है दोस्तों? डुगोंग को हम समुद्री गाय भी कहते हैं। शाकाहारी जीव होता है और स्तनधारी है, ठीक है। दोनों तीनों बातें याद रखेगा, स्तनधारी भी है, शाकाहारी भी जीव है, और इसको समुद्री गाय कहा जाता है, डुगोंग को, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, विलोपन की कगार पर है, इसलिए इसको बचाए जाने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। उड़ीसा की जो झील है चिल्का, वहां पर भी इसकी मात्रा है, उसके आसपास क्षेत्रों में। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है? तो आपको पता होगा एड्रेलिन। कौन सा होता है? एड्रेलिन, ठीक है। लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है एड्रेलिन को। गुस्सा वगैरह भी उसी तेजी से आता है, तो याद रखेगा एड्रेलिन, ठीक है। तो ये हार्मोन का नाम है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? रतौंधी आंख से संबंधित रोग है, व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है, रात के समय में एकदम दिखाई नहीं देता है। रतौंधी रोग में विटामिन ए की कमी जिस व्यक्ति को होती है उसको रतौंधी रोग होता है, ठीक है, याद रखेगा रतौंधी। और जबकि एक इसी तरह से और रोग भी है जिसमें व्यक्ति कलर के बारे में नहीं समझ पाता है, ठीक है, और उसमें लाल और हरा को लेकर के उसके मन में बड़ा डाउट हो जाता है, ठीक है, तो आप जान रहे होंगे, तो उसको भी याद रखेगा, ठीक है। वो आनुवांशिक रोग है, ठीक है। चलिए करा सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहां पर है? झांसी में है, ठीक है। इसको भी याद रखिए, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में है। सब्जी अनुसंधान केंद्र बनारस में, कई बार परीक्षा में आ चुका, उसको भी याद रखेगा। निफेंथिस खासियाना, घटपर्डी नामक का जो पौधा है दोस्तों, इस पौधे की खासियत है मांसाहारी पौधा है, कीट पतंगों को अपनी जाल में फंसाकर खा जाता है, ऐसा पौधा है, घटपर्डी बोलते हैं। पूर्वोत्तर भारत में जो है खास करके इस तरह के पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। तो मेघालय में लिख रहा है, मेघालय वही चेरापूंजी, मासिनराम, उधर बारिश खूब ज्यादा होता है, खूब वन वगैरह भी बहुत ज्यादा है, वहां पर घटपर्डी पौधे पाए जाते हैं। याद रखिए ये कीट पतंगों को फंसा करके खा जाते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अभी तो अफीम की खेती पर रोक लगा दिया गया, बहुत लिमिटेड स्थान है जहां पर अफीम की खेती की जाती है। अफीम पोस्ते से ही हीरोइन भी बनाया जाता है, चरस हीरोइन का नाम सुना होगा, चरस अलग होता है, इसको याद रखेगा। ये अधपके फल होते हैं जो अफीम पोस्ता होता है, पूरी तरह से पक नहीं जाते हैं, थोड़े कम पके होते हैं, तभी इनको हटा दिया जाता है, फिर सुखा करके और कूट करके पीस करके बनाया जाता है, तमाम चीजें हैं। चलिए मसालों में कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? आपने देखा होगा लौंग जो होता है वो एक पुष्प कलिका होती है, उसको सुखा करके इसको मसाले में इस्तेमाल किया जाता है, और खास करके केरल और दक्षिण भारत में इस तरह की खेती की जाती है, तो उसको भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एड्स विषाणु में होता है, एड्स विषाणु में क्या होता है दोस्तों? इसमें प्रोटीन होता है और आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन होता है एड्स में, जो वायरस होता है, ठीक है। तो याद रखेगा, एचआईवी वायरस का नाम सुना होगा, उसको भी याद रखेगा। एड्स से संबंधित के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम है एलिसा टेस्ट। कौन सा है? एलिसा टेस्ट, उसको भी याद रखेगा। सही जोड़ा बनाइए, कूट आपके सामने दिया गया है। चलिए ये 4 कूट है, ये जोड़ा बनवा ही देता हूं मैं, कम से कम एक क्वेश्चन पे तो चर्चा कर ही लेते हैं। करा रक्त अल्पता या एनीमिया, मैंने बताया एनीमिया में क्या होता है, याद रखिए एनीमिया जब शरीर में लोहे के तत्व की कमी हो जाती है, आयरन फोलिक एसिड दिया जाता है, ठीक है, तो इसका मैच हो जाएगा यहीं पर। गला घोटू रोग, गले से संबंधित रोग क्या होता है? आपने नाम सुना होगा घेघा रोग का, ठीक है, वो आयोडीन की कमी से होता है, तो नमक में पाया जाता है आयोडीन, तो इसको याद रखेगा। रतौंधी की बात अभी मैं किया था, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, रतौंधी में विटामिन ए की कमी से रात में दिखाई नहीं देता, तो ये आप फोन नंबर कर लीजिएगा। अब बेरी में क्या होता है दोस्तों? विटामिन बी की कमी से होता है बेरी नामक रोग, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। बस हो गया आपका, इसमें है क्या कठिन? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ये ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर, ऑप्शन तो मैं क्या, ऑप्शन की जरूरत है नहीं यहाँ पर, डायरेक्ट आप मैच कराइए। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, बेशक मजा आता रहेगा, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप सभी के लिए धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करना दोस्तों मत भूलिए। देखिए आप लोगों को ईमानदारी से यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है, चैनल बहुत सारे हैं, लेकिन आपके लिए सबसे पसंदीदा चैनल जो है स्टडी 91 क्यों है? आप सभी जानते हैं क्यों? क्योंकि जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं वो अपने आप में बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारा कंपटीटर कौन है, हम हमेशा ये चाहते हैं कि आपकी नीड क्या है, हम यूजर के नीड पर काम करते हैं। हमको इससे मतलब नहीं कि यूट्यूब पर कौन क्या क्या कैसे कैसे पढ़ा रहा है, आपके लिए क्या बेस्ट है, हम वो रिसर्च करते हैं और वो देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए, एप्लीकेशन के साथ जुड़िए दोस्तों, आपको और भी ज्यादा मजा आएगा उसके माध्यम से पढ़ने में। बाकी वेबसाइट भी है study91.co.in, वहां विजिट करके भी आप अच्छी तरह से पढ़ाई
पढ़ाई कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि नहीं एप्लीकेशन पे ही आप विजिट करिए, वेबसाइट के माध्यम से भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया है दोस्तों कि यूट्यूब पर जितनी क्लासेस दी गई, लगभग 2500 से ज्यादा क्लासेस हो गई। ऐसे में यूट्यूब पर आप चीजें ढूंढ नहीं पाते हो, सब सिस्टमेटिक तरीके से मिल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ सिस्टमेटिक वे में मिलेगा। अगर आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं, अगर आप एग्जाम वाइज पढ़ना चाहते हैं तो भी अपनी तैयारी कर सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क, जिसका कोई चार्ज नहीं है। आप आके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।